हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद रंजीत। बच्चों, मैं अपने इस वीडियो में आपको कक्षा 10 NCERT पैटर्न पर आधारित सामाजिक विज्ञान का भूगोल पाठ्यक्रम का प्रथम अध्याय संसाधन एवं विकास को पढ़ाऊंगा। बच्चों, मैंने अपने वीडियो में पाठ से जुड़ी हुई समस्त छोटी बड़ी जानकारियों का समन्वय किया है, जिसमें आपको अतिलघुत्तरी, लघुत्तरी, बहुविकल्पीय तथा विस्तृत उत्तरी सभी प्रकार के प्रश्नों पर आधारित व्याख्या मिलेगी। तो बच्चों, आप बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद रंजीत के साथ। तो हम देखते हैं संसाधन और विकास। देखते हैं बच्चों, सबसे पहले हमारा जो प्रथम पाठ है कक्षा 10 का प्रथम अध्याय संसाधन और विकास। तो हम देखते हैं सबसे पहले जो पाठ का नाम है संसाधन एवं विकास। तो संसाधन किसे कहते हैं या संसाधन का क्या अर्थ होता है। पहला ही पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि संसाधन का अर्थ क्या है या संसाधन किसे कहते हैं। तो देखते हैं बच्चों, संसाधन से आशय पर्यावरण में उपलब्ध उस प्रत्येक वस्तु से है जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयोग की जा सकती हैं। अर्थात आप कह सकते हैं संसाधन से आशय पर्यावरण में उपलब्ध हुए समस्त वस्तुएं हैं जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयोग की जाती हैं। संसाधन आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य होते हैं, यानी जो संसाधन होते हैं हमारे बच्चों वो आर्थिक रूप से संभाव्य भी होते हैं और सांस्कृतिक रूप से मान्य भी होते हैं, अर्थात हमारे लिए उपयोगी भी होते हैं। इस प्रकार कोई भी वस्तु जो मानव के लिए उपयोगी है वही संसाधन है। ठीक है। तो बच्चों, हम कह सकते हैं कि संसाधन का तात्पर्य व्यक्ति के जीवन में वे संपूर्ण वस्तुएं जो मानव के लिए एक विशेष महत्वपूर्ण योगदान रखती हैं वे संसाधन कहलाती हैं। या आप इसको ना कहते हुए आप किसी और परिभाषा को, जैसे मानव अपने कार्य को सरल बनाने के लिए जिन संयंत्रों का उपयोग करता है और जो मानव द्वारा निर्मित होती हैं उन्हें ही हम संसाधन कहते हैं। समझ गए। तो जैसे खनिज तेल, कोयला, जल, खनिज, प्राकृतिक वनस्पति इत्यादि। ठीक है। तो बच्चों देखिए, अब संसाधन का अर्थ क्या है मैंने आपको पूर्ण रूप से बता दिया कि संसाधन कह सकते हैं कि मानव द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली वे समस्त वस्तुएं जो व्यक्ति अपने कार्य को या जो मनुष्य अपने कार्य को सरल बनाने के लिए जिनका उपयोग करता है उन्हें हम संसाधन कहते हैं। और यहाँ पर मैंने दूसरी भी देखिए संसाधन का अर्थ भी लिख दिया है कि संसाधन से आशय पर्यावरण में उपलब्ध उस प्रत्येक वस्तु से है जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयोग की जा सकती है। संसाधन आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक दोनों रूपों में मान्य होते हैं। इस प्रकार कोई भी वस्तु जो मानव के लिए उपयोगी है अर्थात जिसका उपयोग मनुष्य अपने जीवन काल में अपने कार्य को सरल बनाने के लिए कर सकता है वही संसाधन कहलाते हैं। अब इसके अंतर्गत कोई भी ऐसी वस्तु हो, साइकिल हुई, फ्रिज हुई, मोबाइल हुआ, यानी कोई भी ऐसी वस्तु जो मानव कार्य को सरल बनाने में या मानव जीवन में उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयोग की जाती है वे समस्त वस्तुएं संसाधन कहलाती हैं। जैसे खनिज तेल, कोयला, जल, खनिज, प्राकृतिक वनस्पति इत्यादि। ठीक है। तो बच्चों, अब हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर संसाधन का अर्थ, अब इसको विस्तृत उत्तरी के रूप में भी बच्चों प्रयोग किया जा सकता है। जैसे अतिलघुत्तरी में संसाधन का अर्थ क्या है, तो मैंने आपको बताया कि मानव जीवन में प्रयोग की जाने वाली समस्त वस्तुएं जिनका उपयोग वह अपने कार्य को सरल बनाने के लिए करता है संसाधन कहलाती हैं। अतिलघुत्तरी हो गया। लघुत्तरी, अब यहाँ से संसाधन का अर्थ आप पूरा लिख देंगे। अगर विस्तृत उत्तरी प्रश्न पूछा जाए तो संसाधन का अर्थ और उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। ठीक है। तो अब ये संपूर्ण जो सिलेबस है आपका ये विस्तृत उत्तरी के अंतर्गत चला जाएगा। तो बच्चों, अब आगे देखते हैं हम हमारा दूसरा जो प्रश्न बनता है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण कितने भागों में किया जा सकता है। ठीक है। तो उत्पत्ति के आधार पर यह कह सकते हो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है। तो उत्तर देखते हैं बच्चों कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है जैव संसाधन और दूसरा है अजैव संसाधन। ठीक है। नंबर 1 जैव संसाधन और दूसरा है
अजैव संसाधन। ठीक है, तो अब देखते हैं बच्चों हम जैव संसाधन किसे कहते हैं, जैव संसाधन का क्या तात्पर्य है। ठीक है, यह प्रश्न बन जाता है हमारा, जैव संसाधन किसे कहते हैं। तो वे संसाधन, जैव संसाधन के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि वे संसाधन जिनका जैव मंडल में एक निश्चित चक्र होता है, यानी वे संसाधन जिनका इस संपूर्ण जैव मंडल में अर्थात पृथ्वी में एक निश्चित चक्र होता है, जैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे कह सकते हैं आप, इन संसाधनों की प्राप्ति जैव मंडल से ही होती है, इनमें जीवन व्याप्त होता है, जैसे प्राणी जगत और वनस्पति जगत। अब प्राणी जगत और वनस्पति जगत, देखिए वनस्पतियाँ जो होती हैं इनका भी कह सकते हो जैव मंडल का एक निश्चित चक्र होता है, यानी ये पुनः उसी रूप में फिर प्राप्त हो जाती हैं। पेड़ बड़ा होता है, कट जाता है, उसके फल से, यानी पेड़ बड़ा होता है फिर उसके फल से अन्य छोटा पेड़ फिर तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार एक इनका चक्र चलता रहता है। तो जैव संसाधन का तात्पर्य होता है कि वे संसाधन जिनका जैव मंडल में एक निश्चित चक्र होता है, जैव संसाधन कहलाते हैं। इन संसाधनों की प्राप्ति जैव मंडल से होती है और इनमें जीवन व्याप्त होता है, जैसे प्राणी जगत और वनस्पति जगत। समझ गए बच्चों। ठीक है, अब दूसरा संसाधन हमारा कौन सा था, अजैव संसाधन। कौन सा, अजैव संसाधन। अब हम देखते हैं अजैव संसाधन क्या है। अजैव संसाधन के अंतर्गत आप कह सकते हैं कि वे संसाधन जिनमें एक निश्चित जीवन क्रिया का अभाव पाया जाता है। अजैव देखिए, जैव अर्थात जिसमें प्राण पाए जाते हैं वो जैव संसाधन, और जिसमें प्राण ना पाए जाते हैं वो अजैव संसाधन। जैसे यहाँ प्राणी जगत यानी प्राणियों में जीव जंतुओं में प्राण पाए जाते हैं तो वो जैव संसाधन हो गया। वनस्पतियों में प्राण पाए जाते हैं वो भी जैव संसाधन हो गया। और अजैव संसाधन के अंतर्गत कह सकते हैं बच्चों कि जिनमें प्राण नहीं पाए जाते हैं अर्थात जिनमें चेतना नहीं पाई जाती, जो मनुष्य द्वारा निर्मित किए जाते हैं और निर्जीव होते हैं, ऐसे संसाधन अजैव संसाधन कहलाते हैं। बहुत ही ध्यान से समझना है बच्चों। देखिए, वे संसाधन जिनमें एक निश्चित जीवन क्रिया का अभाव पाया जाता है और जो निर्जीव वस्तुओं से निर्मित होते हैं, अभी मैंने बताया है, अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे लोहा, कोयला, चट्टानें आदि, ये सब क्या है, अजैव संसाधन है, निर्जीव हैं। ठीक है, या आप कह सकते हो अजैव संसाधन के अंतर्गत मनुष्य द्वारा बनाई गई संपूर्ण वस्तुएं जो निर्जीव होती हैं, जिनका उपयोग वह अपने कार्य को सरल बनाने के लिए करता है, वे सब अजैव संसाधन कहलाती हैं। जैसे कुर्सी, मेज, मोबाइल, साइकिल, मोटर गाड़ी। ठीक है, ये सब क्या है, अजैव संसाधन है। ठीक है, इसमें चेतना नहीं पाई जाती है, प्राण नहीं पाए जाते हैं। अब ठीक है, तो देखा यहाँ पर बच्चों मैंने उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण कीजिए। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो भागों में बांटा गया था, एक था जैव संसाधन और दूसरा अजैव संसाधन। जैव संसाधन मैंने किसको कहा कि वे संसाधन जिनका जैव मंडल में एक निश्चित चक्र होता है, जैव संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, और जैसे प्राणी जगत अर्थात जिसमें प्राण पाए जाते हैं वे, और जिनका एक निश्चित क्रम होता है, वे जैव संसाधन कहलाते हैं। और अजैव संसाधन वे संसाधन जिनमें एक निश्चित क्रिया का, जीवन क्रिया का अभाव पाया जाता है और जो निर्जीव होते हैं वो अजैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे लोहा, कोयला, चट्टानें इत्यादि। अब दूसरा हम देखते हैं, यहाँ पर था उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण, और अब बच्चों हम देखते हैं समाप्यता के आधार पर, समाप्यता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। ठीक है, तो देखिए समाप्यता के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया, हमारा अगला प्रश्न भी बच्चों ये बन सकता है। तो देखिए समाप्यता के आधार पर संसाधनों को भी दो भागों में विभाजित किया जा सकता है या विभाजित किया गया है। ठीक है, समाप्यता के आधार पर भी संसाधनों को दो भागों में विभाजित किया गया है। नंबर एक है नवीकरण योग्य संसाधन, नवीकरण योग्य संसाधन, और दूसरा क्या है, अनवीकरण योग्य संसाधन। ठीक है, नवीकरण योग्य संसाधन अर्थात जिनका पुनः निर्माण किया जा सकते, यानी ऐसे संसाधन, वे भौतिक संसाधन जिनका उपयोग होने के पश्चात उनको पुनः निर्मित किया जा सके, प्राप्त किया जा सके, तो उन्हें हम नवीकरणीय योग्य संसाधन कहते हैं, नवीकरण योग्य संसाधन। और अनवीकरण योग्य संसाधन आप कह सकते हो कि जिनके उपयोग के बाद वे पूर्ण रूप से नष्ट हो जाते या समाप्त हो जाते हैं और लंबे अरसे तक उनके दोबारा उत्पन्न होने की स्थिति नहीं उत्पन्न होती है, ऐसे संसाधनों को अनवीकरणीय योग्य संसाधन कहते हैं। समझ गए। तो देखते हैं यहाँ पर हम नवीकरण योग्य संसाधन किसे कहते हैं। नवीकरण योग्य संसाधन क्या हैं, बहुत ध्यान से समझना है बच्चों। वे समस्त संसाधन जिनको भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा
नवीकृत अथवा पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। नवीकरण योग्य संसाधन या पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें परिभाषा को थोड़ा घुमा फिरा के लिखा गया है, लेकिन बच्चों मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से बताई है कि नवीकरण योग्य संसाधन वे संसाधन कहलाते हैं जो एक बार उपयोग होने के बाद पुनः फिर उनकी प्रतिपूर्ति की जा सकती है या उन्हें दोबारा फिर उपयोग करके या उनको निर्मित करके, ठीक है, उपयोग में लाया जा सकता है। ऐसे संसाधन नवीकरण योग्य संसाधन कहलाते हैं, जैसे जल, ठीक है, वन, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। ठीक है, ये सब हमारे कौन से संसाधन हैं? नवीकरण योग्य संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, इनका कह सकते हो इन संसाधनों का उपयोग करने के बाद समाप्त होने पर, ठीक है, फिर इनको पूर्ति के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है। ठीक है, यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित करके इन्हें दोबारा प्रयोग में लाया जा सकता है। ठीक है, यह है नवीकरण योग्य संसाधन। ठीक है, अब बच्चों हम अपना अगला देखते हैं पॉइंट, अनवीकरणीय योग्य संसाधन। ठीक है, अब देखिए बच्चों हमारा जो दूसरा है अनवीकरणीय या अनवीकरण योग्य संसाधन। ठीक है, तो वे संसाधन जिनको एक बार उपयोग में लेने के बाद पुनः पूर्ति किया जाना संभव नहीं होता है और जो निर्जीव वस्तुओं से निर्मित होते हैं, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। इन संसाधनों का निर्माण लंबे समय में होता है, लंबे समय में एक बार होता है, जैसे खनिज तेल, कोयला की खानें जो होती हैं इत्यादि। ठीक है, तो अभी मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अनवीकरणीय योग्य संसाधन क्या होते हैं। तो कह सकते हैं कि वे संसाधन जिनको उपयोग में लाने के बाद वे पूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं और पुनः उनकी पूर्ति किया जाना या पुनः उनका निर्माण किया जाना संभव नहीं होता है और जो निर्जीव वस्तुओं से ही निर्मित होते हैं और ये लंबे समय तक, यानी इनके निर्माण में बहुत लंबा समय लग जाता है। ऐसे संसाधन को हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं, जैसे खनिज तेल और कोयला। जैसे कोयले की खान से यदि कोयला निकाल लिया जाता है, फिर पुनः बहुत अरसे बाद, बहुत लंबे समय बाद फिर किसी उस खान में कोयला हो सकता है मिल जाए या नहीं मिल पाता है। और खनिज तेल का निर्माण भी बहुत लंबे अरसे के बाद ही होता है, अन्यथा खनिजों में तेल की प्रतिपूर्ति नहीं हो सकती। ठीक है, तो ऐसे संसाधन जिनका एक बार उपयोग होने के बाद पूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं और उनको पुनः उपयोग में लाया नहीं जा सकता, उनके निर्माण की एक लंबी प्रक्रिया बनकर रह जाती है, ऐसे संसाधनों को हम अनवीकरणीय योग्य संसाधन कहते हैं। समझ गए बच्चों? ठीक है, तो बच्चों अब देखिए यहाँ पर मैंने बता दिया आपको। ठीक है, अब तीसरा हमारा पॉइंट बनता है स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण कीजिए। ठीक है, अब स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण भी 4 भागों में किया गया है। यहाँ पर बहुत ही ध्यान से समझना है। देखिए अभी तक तो मैंने 2 भागों में सबको पढ़ाया था। ठीक है, तो अब बता रहे हैं स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है। तो यहाँ पर देखना है आपको कि स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को 4 भागों में बांटा गया है। तो बच्चों अब ये 4 भाग पढ़ने से पहले एक बार पुनः हम आपको बताना चाहेंगे, अवगत कराना चाहेंगे कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें तथा लास्ट में कमेंट के जरिए जरूर बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, जिससे हम और भी अपने वीडियो में और भी सुधार कर सकें। ठीक है, तो बच्चों अब हम आगे चलते हैं। देखिए स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण कीजिए, यह हमारा अगला प्रश्न बन सकता है। ठीक है, स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा है सामुदायिक संसाधन, तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ठीक है बच्चों, देखिए स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? 4 भागों में किया गया है। व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, तो अब देखते हैं हम स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। कुछ एकदम शॉर्ट तरीके से देख रहे हैं, लेकिन डेफिनेशन आपको हम पूरी बताएंगे। देखिए यहाँ पर संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं, यानी ऐसे संसाधन जिन पर व्यक्ति का निजी स्वामित्व होता है। ठीक है, ऐसे संसाधन जिन पर
व्यक्ति का निजी स्वामित्व होता है वे संपूर्ण संसाधन व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। अर्थात वे संसाधन जिन पर उत्पादनकर्ता का या कह सकते हो स्वामित्व होता है, व्यक्ति का स्वामित्व स्वयं होता है, उसे बदला नहीं जा, या कह सकते हो उसे किसी और को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता, ऐसे संसाधन व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं जिस पर व्यक्ति का पूर्ण रूप से अधिकार होता है। जैसे भूखंड, घर और कार, जिनका उपयोग व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तथा अपनी आजीविका को पूरा करने के लिए करता है, वे संपूर्ण संसाधन व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं बच्चों हमारा सामुदायिक संसाधन कौन से होते हैं। अब देखिए सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत कह सकते हैं कि वे संसाधन जो समुदाय के सदस्यों यानी जिसमें कह सकते हो समुदाय के सदस्यों का स्वामित्व होता है, अर्थात कि एक लंबे समूह का स्वामित्व होता है, ऐसे संपूर्ण संसाधन सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, इसमें देखिए लिख दिया मैंने समुदाय के सदस्यों का स्वामित्व होता है, अर्थात कह सकते हो ऐसे संसाधन जिसमें एक बड़े भूभाग की जनसंख्या का स्वामित्व होता है या सभी उस पर अपना अपना अधिकार बना सकते हैं, वे संपूर्ण संसाधन सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे कह सकते हैं खेल का मैदान, चारागाह, तालाब, तो ऐसे जो संसाधन रोड, ठीक है, ये जो संपूर्ण संसाधन होते हैं वे जिनको समुदाय के समस्त लोगों के द्वारा उनको अपने प्रयोग में लाया जा सकता है, वे संपूर्ण संसाधन सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि भाई मैदान, खेल का मैदान, उसमें संपूर्ण एक समूह खेल सकता है, किसी एक व्यक्ति का व्यक्तिगत नहीं होता है। चारागाह यानी चारागाह का जो क्षेत्र होता है वो भी व्यक्तिगत नहीं होता है कि किसी एक व्यक्ति के लिए ही बनाया गया हो, उस पर कोई भी जानवरों को चरा सकता है। और तालाब हुआ, तालाब किसी एक व्यक्ति के लिए ना होकर के सामुदायिक होता है, अर्थात ग्रामीण स्तर पर अगर तालाब है तो संपूर्ण ग्रामीण उसे अपने आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों हम देखते हैं हमारा तीसरा जो है, तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, पहला हमारा संसाधन था व्यक्तिगत, दूसरा सामुदायिक हो गया, तीसरा है संसाधन राष्ट्रीय संसाधन। अब देखिए राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत केंद्र व राज्य सरकार के अधिकार की संपूर्ण वस्तुएं आती हैं, यानी वे वस्तुएं जिन पर केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार का अधिकार होता है वे संपूर्ण वस्तुएं राष्ट्रीय संसाधन कहलाती हैं। जैसे खनिज, जल संसाधन, भूमि। अब भूमि के अंतर्गत देखिए व्यक्तिगत भूमि नहीं, भूमि के अंतर्गत जैसे परती भूमि, बंजर भूमि, वन और वन्य जीव प्राणी जहाँ अधिक निवास करते हों, और नदियाँ, ऐसे जो क्षेत्र होते हैं जिस पर राष्ट्रीय यानी केंद्र व राज्य सरकार का अधिकार होता है वे संपूर्ण संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं, जिसमें संपूर्ण समाज तथा सरकार दोनों का स्वामित्व होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। बच्चों हमारा चौथा पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या है या अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का नियंत्रण होना। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का नियंत्रण होता है, यानी वे संसाधन जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का नियंत्रण होता है, और ये अधिकतर महासागरीय संसाधनों में पाए जाते हैं। जैसे महासागरों में 200 मील तक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का अधिकार होता है, और वे समस्त कह सकते हो महासागर में अपनी महासागरों की वस्तुओं से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति प्रत्येक देश कर सकता है, इसलिए इसको अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का नियंत्रण कहते हैं। ठीक है, यानी ऐसे संसाधन जिसमें अंतर्राष्ट्रीय यानी किसी एक देश का स्वामित्व ना हो करके संपूर्ण देशों का स्वामित्व होता है, और सभी अपने अधिकार की वस्तुओं को उससे ग्रहण कर सकते हैं, ऐसी संस्थाओं को हम अंतर्राष्ट्रीय या ऐसे संसाधनों को हम अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे महासागरीय संसाधन यानी महासागरों में पाए जाने वाले जो पदार्थ होते हैं उस पर किसी एक देश का अधिकार ना होकर के 200 मील तक सभी देशों का अधिकार होता है, तो ऐसे संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, तो बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला पॉइंट है
कि विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण कीजिए। देखिए अभी मैंने आपको पढ़ाया स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण कीजिए। अब हमारा अगला प्रश्न बनता है कि विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण कीजिए। तो देखिए विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों को 4 भागों में बांटा गया है, यानी विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? पहला है संभावी संसाधन। अब देखिए संभावी संसाधन किसी क्षेत्र या प्रदेश में विद्यमान या बसे व्याप्त हुए समस्त संसाधन जिनका अब तक उपयोग नहीं किया गया है संभावी संसाधन कहलाते हैं। समझिए, देखिए यहाँ पर समझने का प्रयास करिए बच्चों। पहला हमारा संभावी संसाधन। संभावी संसाधन यानी किसी क्षेत्र अथवा प्रदेश में व्याप्त या मिलने वाले वे समस्त संसाधन जिनका अब तक उपयोग नहीं किया गया है वे संपूर्ण संसाधन संभावी संसाधन कहलाते हैं। जैसे कह सकते हैं राजस्थान व गुजरात की पवन ऊर्जा। राजस्थान और गुजरात में पवन ऊर्जा होती है, एकत्र की जाती है, बड़ी बड़ी पवन चक्कियाँ लगाई जाती हैं, लेकिन उनका अभी तक उपयोग नहीं किया जाता है, केवल वहाँ के व्यक्तियों द्वारा थोड़ा सा उनका उपयोग किया जाता है बस। ठीक है, तो ये सब संसाधन संभावी संसाधन कहलाते हैं, जो भविष्य में कभी जिन संभावना होती है इनके उपयोग में आने की। ठीक है, तो अब देखिए दूसरा नंबर हमारा क्या है? विकसित संसाधन। विकसित संसाधन हम किसे कहते हैं? वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनकी मात्रा व गुणवत्ता की मात्रा का निर्धारण किया जा चुका है। ठीक है, वे हमारे विकसित संसाधन कहलाते हैं। कौन कौन से? जैसे वे समस्त संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका, अर्थात जिनको प्रयोग में लाया जा चुका है। समझिए बच्चों कि वे समस्त संसाधन जिनको प्रयोग में लाया जा चुका है और उनकी मात्रा व गुणवत्ता का निर्धारण भी किया जा चुका है, वे समस्त संसाधन विकसित संसाधन कहलाते हैं। जैसे लोहा, कोयला और मैग्नीज इत्यादि। ठीक है, ये सब संसाधन विकसित संसाधन कहलाते हैं। अब तीसरा हमारा भंडार। भंडार किसे कहते हैं? भंडार क्या है? तो पर्यावरण में उपलब्ध हुए समस्त पदार्थ जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं लेकिन प्रौद्योगिकी के अभाव में पहुंच से बाहर हैं, वे समस्त संसाधन भंडार कहलाते हैं। ठीक है, पर्यावरण में उपलब्ध हुए समस्त पदार्थ जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर सकते हैं लेकिन प्रौद्योगिकी अर्थात प्रौद्योगिकी का अर्थ होता है संसाधनों के अभाव में वे मनुष्य की पहुंच से बाहर हैं। ठीक है, ऐसे संसाधन भंडार कहलाते हैं या भंडारण कहलाते हैं। जैसे कि भूतापीय ऊर्जा। अब देखिए पृथ्वी की जो भूतापीय ऊर्जा है ये मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर सकती है, जैसे सूर्य से निकलने वाली सौर ऊर्जा, लेकिन संसाधनों के अभाव में, जैसे संसाधनों के अभाव में सौर सेल या सौर पैनल, अगर सौर पैनल का उपयोग नहीं है तब फिर सौर ऊर्जा को केंद्रित नहीं किया जा सकता। इसलिए यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि भंडारण में पर्यावरण में उपलब्ध हुए समस्त पदार्थ आते हैं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर सकते हैं लेकिन प्रौद्योगिकी के अभाव में पहुँच से बाहर हैं, जैसे भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, अब बच्चों आगे देखते हैं हमारा संचित कोष किसे कहते हैं। हमारा चौथा पॉइंट है संचित कोष। तो इसमें देखते हैं भंडारण का वह हिस्सा जो तकनीक ज्ञान की सहायता से उपयोग में लाया जा सकता है, यानी भंडारण का वह हिस्सा जो तकनीकी ज्ञान की सहायता से उपयोग में लाया जा सकता है लेकिन जिसका उपयोग अभी तक नहीं किया जा सका है, संचित कोष कहलाता है। ठीक है, लेकिन भंडारण का वह हिस्सा जो तकनीकी ज्ञान की सहायता से, यानी तकनीकी ज्ञान जो होता है उसकी सहायता से उपयोग में लाया जा सकता है लेकिन अभी तक उसका उपयोग नहीं किया गया है, ऐसा कोष संचित कोष कहलाता है। ठीक है, जैसे भंडार के अंतर्गत मैंने आपको बताया जल, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा इत्यादि आती है। और जो संचित कोष होता है जैसे वन, नदियों का जल, बांध का जल। ठीक है, तो इसको कह सकते हैं इसको तकनीकी ज्ञान की सहायता से उपयोग में तो इसको लाया जा सकता है। जैसे नदियों का जल सिंचाई करने के योग्य तकनीकी उपयोग की सहायता से लाया जा सकता है और बांध का जल बिजली बनाने के उपयोग से लाया जा सकता है, लेकिन इसका भी उपयोग नहीं किया गया है। तो ऐसे एकत्रित कोष को ही हम संचित कोष कहते हैं। समझ गए? अब बच्चों हम देखते हैं हमारा अगला पॉइंट क्या है।
अब देखते हैं बच्चों, सतत पोषणी विकास का क्या अर्थ है। सतत पोषणी विकास किसे कहते हैं, या प्रश्न पूछ लिया जाता है सतत पोषणी विकास का अर्थ लिखिए। तो देखिए, सतत पोषणी विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को हानि पहुंचाए बिना हो और विकास की वर्तमान प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना ना करे। ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं कि सतत पोषणी विकास का अर्थ है कि विकास जो होता है वो पर्यावरण को हानि पहुंचाए बिना हो, यानी जो विकास हो वो पर्यावरण की हानि पहुंचाए बिना हो और विकास की वर्तमान प्रक्रिया जो हो वो भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना ना करे, अर्थात भविष्य की जो आने वाली हमारी पीढ़ियां हैं उनको भी पर्याप्त रूप से मिल सके। तो ऐसी पोषणी विकास को ही हम सतत पोषणी विकास कहते हैं, अर्थात जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कह सकते हो पर्यावरण को हानि पहुंचाए बिना व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, ऐसी वस्तुओं को हम सतत पोषणी विकास कहते हैं। समझ गए। अब देखिए बच्चों, हम अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ने से पहले एक बार पुनः आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे संपूर्ण वीडियो आपको मिल सके। तो बच्चों, हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992 क्या है। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन बहुत ही ज़्यादा विस्तृत उत्तरीय में पूछा जाता है बच्चों। देखिए, जून 1992 में 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष देशों ने ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए। अब देखिए यहाँ पर जून 1992 में, ठीक है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब, जून 1992 में हुआ था, जिसमें 100 से अधिक राष्ट्र के अध्यक्षों ने ब्राज़ील शहर के रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए और सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का समाधान खोजने के लिए किया गया था। इस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर भी किए थे। ठीक है, तो रियो डी जेनेरो सम्मेलन क्यों किया गया था, तो इसमें कह सकते हैं कि विश्व स्तर पर उभरते हुए पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं के समाधान के लिए किया था। और यह कब और कहाँ हुआ था, तो जून 1992 ईस्वी में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो नामक शहर में हुआ था। और इसमें कितने देशों ने भाग लिया था, 100 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया था। ठीक है, और इसमें किस विषय पर सभी कह सकते हो राष्ट्राध्यक्षों ने हस्ताक्षर किए थे, तो इसमें एकत्र नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं हमारा अगला पॉइंट, एजेंडा 21 किसे कहा जाता है। एजेंडा 21 किसे कहा जाता था, जो कि रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन से ही संबंधित था। यह एक घोषणा पत्र था जिसमें 1992 ईस्वी में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन में विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकार किया गया। इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणी विकास प्राप्त करना था। यानी एजेंडा 21 का अर्थ और उद्देश्य जो था वो भूमंडलीय सतत पोषणी विकास प्राप्त करना था। यह 1992 ईस्वी में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन में विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकार किया गया था। ठीक है, इसे ही हम एजेंडा 21 मानते हैं। अब देखिए अगला हमारा पॉइंट जो है बच्चों, इस वीडियो का लास्ट पॉइंट, संसाधन और नियोजन या संसाधन नियोजन किसे कहते हैं। देखिए, संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यानी संसाधन जो हमारे होते हैं उनका विवेकपूर्ण उपयोग किया जाना चाहिए, जिसके लिए नियोजन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिससे हमारे संसाधन लंबी अवधि तक चल सकें। और भारत जैसे देश में यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत एक विकासशील देश है और इसमें संसाधनों की आवश्यकता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। संसाधनों के उपयुक्त उपयोग के लिए अपनाई जाने वाली तकनीक ही संसाधन नियोजन कहलाती है। ठीक है, संसाधन नियोजन किसे कहते हैं कि
संसाधनों के उपयोग के लिए अपनाई जाने वाली जो तकनीक होती है अर्थात जो विधियाँ होती हैं उन्हें हम संसाधन नियोजन कहते हैं। तो बच्चों, हम अपने इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं और इस अध्याय का यानी संसाधन और विकास नामक अध्याय का पार्ट 2 पाने के लिए यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे मेरे संपूर्ण वीडियो आप तक पहुंच सकें तथा कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।